आप जानते हो ओशन का वाटर क्यों इतना सॉल्टेड होता है? क्या आप जानते हो ओशन बॉडी, लैंड बॉडी एंड एटमॉस्फेयर में वाटर को बैलेंस मेंटेन करने के लिए कौन सा तरीका अपनाना पड़ता है? हाँ, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे वाटर चैप्टर के बारे में। इस इमेज को बहुत अच्छे तरीके से देखिए। ओशन बॉडी या जो वाटर बॉडी लैंड बॉडी के ऊपर है, वहाँ से ड्यू टू सनलाइट के लिए मतलब हाई टेम्परेचर के लिए वाटर गैसियस फॉर्म में एवापोरेट हो जाता है और इसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं एवापोरेशन। मतलब वाटर बॉडी से गैसियस फॉर्म में वाटर एटमॉस्फेयर तक पहुंच रहा है। एटमॉस्फेयर में पहुंचने के बाद वाटर धीरे धीरे कूल होने लगता है। जैसे ही वो कूल होने लगता है वो क्लाउड के फॉर्म में आ जाता है और इसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के बाद वो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए प्रिसिपिटेशन के फॉर्म में या तो रेनफॉल के फॉर्म में या तो स्नोफॉल के फॉर्म में वो फिर से वाटर बॉडी में रिटर्न आ जाता है। मतलब वाटर लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसफ़र होने के बाद वो फिर से सॉलिड या तो लिक्विड फॉर्म में फिर से वाटर बॉडी में रिटर्न पहुंचता है। ये सर्कुलेशन मोशन एटमॉस्फेयर, वाटर बॉडी एंड लैंड बॉडी के बीच में चलते रहता है और इसी तरीके से वाटर उसका बैलेंस को मेंटेन करके रखता है और इसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं वाटर साइकिल। आपको यहाँ पर मैं एक जनरल टेबल शो किया हूँ, जिस टेबल देख के आपको पता चल जाएगा कहाँ पर कितना परसेंटेज ऑफ वाटर हम लोगों को मिलता है। सबसे पहले ओशन में हम लोगों को 97.3% ऑफ वाटर मिलता है। आप इस वर्ल्ड मैप को देख के बता सकते हो, जो ब्लू कलर वाला पोर्शन है वो पूरा ओशन वाटर है। आपको पता होगा ओशन वाटर के साथ सॉल्ट एसोसिएट रहता है। इसको हम लोग सलाइन वाटर के नाम पर जानते हैं। ड्रिंकिंग पर्पस के लिए हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं। उसके बाद जो अदर काइंड्स ऑफ सोर्स जैसे रिवर, एटमॉस्फेयर, ग्राउंड वाटर, जहाँ पर फ्रेश वाटर हम लोगों को मिलता है उसको हम लोग ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ओरिजिन ये होता है, सर ओशन वाटर क्यों इतना सॉल्टेड होता है? ओशन में मेजर जो सॉल्ट का सोर्सेस है उसको माना गया है रिवर वाटर, इसके लिए मेजर रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन क्यों? आपको पता है रिवर एक लॉन्ग डिस्टेंस लैंड बॉडी के ऊपर क्रॉस करके ओशन तक पहुंचता है और लॉन्ग डिस्टेंस क्रॉस करने के टाइम लैंड बॉडी के साथ जो सॉल्ट एसोसिएट रहता है जैसा सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एट्सेट्रा, ये रिवर वाटर के साथ मिक्स्ड हो जाता है। उसके बाद ये ओशन में जब मिक्स्ड होता है तब ओशन वाटर भी ये सॉल्टेड हो जाता है। ऐसे ही ओशन बॉडी में कभी कभार वोल्केनिक इरप्शन देखने के लिए मिलता है। वोल्केनिक इरप्शन के टाइम बहुत सारा सॉल्ट क्या होता है ओशन वाटर के साथ मिक्स्ड हो जाता है और ये एक अनदर काइंड ऑफ सोर्स है ओशन वाटर को सॉल्टेड करने के लिए। ऐसे ही ओशन बॉडी में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल्स होता है, जैसे बहुत ज़्यादा प्लांट बॉडी होता है, बहुत ज़्यादा एनिमल बॉडी होता है। प्लांट एंड एनिमल बॉडी में जो सॉल्टेड रहता है, जो सॉल्ट रहता है वो सॉल्ट भी ओशन वाटर के साथ मिक्स्ड होता है और ओशन का जो पानी रहता है वो पानी को नमक कर देता है। अगर आप कभी भी किसी सी बीच में घूमने के लिए जाओगे तो आपको ये चीज़ देखने के लिए मिलेगा, वहाँ पर जो ओशन वाटर है, सी वाटर है, वो एक प्लेस में स्टेबल नहीं है, मतलब उसका मूवमेंट होता है। तो इसी मूवमेंट को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। 3 कैटेगरी क्या क्या है? नंबर 1 वेव्स, नंबर 2 टाइड्स एंड नंबर 3 करंट। सबसे पहले हम लोग वेव्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वेव क्या होता है। ओशन वाटर जब एक ही प्लेस में राइज एंड फॉल होता है, मतलब अप एंड डाउन होता है, तब उसको हम लोग वेव के नाम पर जानते हैं। लेकिन क्वेश्चन ओरिजिन ये होता है, वेव क्यों ओरिजिन होता है? वेव एक्चुअली हाई स्पीड ऑफ विंड के लिए ओरिजिन हो सकता है। ओशन में जब बहुत स्पीड में विंड फ्लो होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, तब वेव ओरिजिन हो सकता है। ऐसे ही वोल्केनिक इरप्शन या लैंडस्लाइड के लिए भी वेव ओरिजिन हो सकता है। क्या आपको पता है ये वेव हम लोगों के लिए बहुत डेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि वेव का हाइट जब 15 मीटर्स तक चला जाता है और उससे भी ऊपर चला जाता है तब वेव कोस्टल बॉडी को फ्लैटेड कर देता है, मतलब कोस्टल बॉडी में बाढ़ आ जाता है। तो उस टाइम वेव हम लोगों के लिए बहुत डेंजर बन सकता है। ओशन ओरिजिन ये होता है, सर वेव का हाइट इतना बड़ा क्यों हो जाता है? एक्चुअली ओशन बॉडी में जब वोल्केनिक इरप्शन होता है या तो अर्थक्वेक होता है तब वेव का हाइट बहुत बड़ा हो जाता है और इसी वेव को हम लोग सुनामी के नाम पर जानते हैं। सुनामी 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है, एक है सु और एक है नामी। सु का मतलब होता है हार्बर एंड नामी का मतलब होता है वेव। मतलब जब कोस्टल एरिया में इस टाइप का वेव डेंजर कंडीशन क्रिएट कर सकता है, उसी को हम लोग सुनामी के नाम पर जानते हैं। ऐसे सुनामी ओरिजिन हुआ था 2004 26 दिसंबर में। इंडियन ओशन का जो कोस्टल बॉडी है उस कोस्टल बॉडी बहुत ज़्यादा फ्लडेड हो गया था और बहुत एनिमल एंड प्लांट लाइफ डैमेज हो गया था। ऐसे ही वेव हम लोगों के लिए बहुत डेंजर साबित हो सकता है। अब हम लोग बात करेंगे टाइड्स के बारे में। टाइड्स का मतलब होता है एक सिस्टमेटिक वे में जनरली एक दिन में 2 बार ओशन वाटर का राइज एंड फॉल होना। इसी इवेंट को हम लोग टाइड्स के नाम पर जानते हैं।
अब इस इमेज को बहुत अच्छे से समझने के लिए कोशिश कीजिए। यहाँ पर A, B, C, and D 4 पॉइंट को मैं आइडेंटिफाई किया हूँ, जिसमें A, B, C के थ्रू मैं बोलने के लिए ये कोशिश कर रहा हूँ ओशन वाटर राइज हो रहा है, और इसी कंडीशन को हम लोग टाइड्स के नाम पर जानते हैं। ओशन वाटर C के बाद फॉल हो रहा है, मतलब CD फॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसी को हम लोग ईप के नाम पर जानते हैं। लेकिन क्वेश्चन ओरिजिन ये होता है, ओशन में टाइड्स क्यों ओरिजिन होता है, एक दिन में 2 बार ओशन वाटर क्यों राइज एंड फॉल होता है। चलिए, ओशन में टाइड्स ओरिजिन होने के लिए 2 मेजर कॉजेस को रेस्पॉन्सिबल माना गया है। एक होता है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन एंड द रोटेशन ऑफ द अर्थ। चलिए, इस टॉपिक को हम लोग और भी इजी तरीके से समझने के लिए कोशिश करते हैं इस डायग्राम के थ्रू। एक्चुअली टाइड्स को जनरली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है स्प्रिंग टाइड और एक होता है नीप टाइड। इस इमेज के थ्रू हम लोग इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं सन एंड मून का ग्रेविटेशनल पुल कैसे टाइड्स क्रिएट करने के लिए हेल्प करता है। सबसे पहले हम लोग स्प्रिंग टाइड के बारे में बात करते हैं। न्यू मून एंड फुल मून के पीरियड में अर्थ, सन एंड मून एक लाइन में आ जाते हैं, और इसी कंडीशन में अर्थ को खींच कौन रहा है, अर्थ को खींच रहा है मून एंड सन, तो दोनों एक साथ मिल के खींच रहे हैं, तो इसीलिए अर्थ का वाटर बॉडी का हाई राइज होता है, मतलब इसमें हाई टाइड ओरिजिन होता है, और इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग टाइड। ऑन द अनदर हैंड आपको पता है जो अर्थ से मून का डिस्टेंस है वो बहुत कम है, लेकिन अर्थ से सन का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो अर्थ को ज़्यादा फोर्स के थ्रू कौन खींच पाएगा, ऑब्वियसली मून, तो उसमें भी हाई टाइड ओरिजिन होता है। तो ये दोनों कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, स्प्रिंग टाइड्स। लेकिन इसका एक अपोजिट कंडीशन ओरिजिन होता है फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर ऑफ मून के फ्यूल। इमेज में देख सकते हो सन एक साइड में और मून एक साइड में, तो अर्थ को दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में, डायगोनल डायरेक्शन में खींच रहे हैं। तो उस पीरियड में जो टाइड्स का हाइट होता है वो बहुत कम होता है, और इसी कंडीशन को हम लोग नीप टाइड्स के नाम पर जानते हैं। लेकिन सर टाइड्स को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ये हम लोगों को लाइफ को कैसे इफेक्ट कर सकता है। एक्चुअली टाइड्स के लिए ओशन वाटर राइज होता है, और इसीलिए पोर्ट रीजन में बड़ा बड़ा जहाज, बड़ा बड़ा शिप इजीली मूव कर सकता है। ऑन द अनदर हैंड ये फिशरमैन के लिए भी बहुत आइडियल होता है, क्योंकि डीप ओशन से बहुत ज़्यादा मछली कोस्टल बॉडी तक पहुंच जाता है, और फिशरमैन इसको इजीली कैच कर सकता है। तो ये भी बहुत एक आसान तरीका है बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। आपको पता है ओशन वाटर एक दिन में टाइड्स के लिए 2 बार अप एंड डाउन या राइज एंड फॉल होता है, और इस सिस्टम को यूज करके, मतलब टरबाइन घुमा के हम लोग इलेक्ट्रिक क्रिएट कर सकते हैं, और इसी बिजली को या इलेक्ट्रिक को हम लोग यूज करते हैं घर में या अदर काइंड्स ऑफ वर्क में। हम लोग बोल सकते हैं टाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन लाइफ के लिए। अब हम लोग बात करेंगे ओशन करंट के बारे में। जब ओशन वाटर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करता है, तब उसको हम लोग ओशन करंट के नाम पर जानते हैं। लेकिन ओशन करंट एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव क्यों करता है, एक्चुअली डिफरेंट कॉजेज़ के लिए। जैसे ओशन में किसी रीजन में सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है और किसी रीजन में सैलिनिटी बहुत कम है, तो ज़्यादा सैलिनिटी रीजन से कम सैलिनिटी रीजन तक ओशन वाटर का मूवमेंट होता है। ऐसे ही ओशन वाटर में जो टेम्परेचर है वो भी डिफरेंशिएशन है, किसी रीजन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और किसी रीजन में टेम्परेचर बहुत कम है ओशन वाटर का, तो इसलिए भी उस रीजन में ओशन वाटर का मूवमेंट देखने के लिए मिलता है, और इसी इवेंट को हम लोग ओशन करंट के नाम पर जानते हैं। ओशन करंट को जनरली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है वार्म ओशन करंट और एक होता है कोल्ड ओशन करंट। वार्म ओशन करंट को रेड सिंबल में शो किया गया है इस मैप में, और ऐसे ही कोल्ड ओशन करंट को ब्लैक कलर का सिंबल में शो किया गया है। जनरली जो इक्वेटोरियल रीजन है, उस इक्वेटोरियल रीजन में वार्म ओशन करंट हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, क्योंकि हम लोगों को पता है इक्वेटोरियल रीजन वर्टिकल सोलर रे को रिसीव करता है। ऑन द अनदर हैंड जो पोलर रीजन है, जो हायर लेटीट्यूड है, उस रीजन में कोल्ड ओशन करंट हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, क्योंकि उस रीजन में टेम्परेचर बहुत कम होता है। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊंगा तो नॉर्थ इक्वेटोरियल जो करंट है वो वार्म ओशन करंट है, और लैब्राडोर करंट जो ग्रीनलैंड के पास फ्लो होता है वो कोल्ड ओशन करंट है। मतलब जिस कोस्टल बॉडी के पास वार्म ओशन करंट फ्लो होता है, उस कोस्टल बॉडी में आप जाते हो तो आपको गर्मी लगेगा, और जिस कोस्टल बॉडी में कोल्ड ओशन करंट फ्लो होता है, उस कोस्टल बॉडी के पास पहुंचोगे तो आपको ऑब्वियसली ठंडी लगेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस रीजन में वार्म ओशन करंट एंड कोल्ड ओशन करंट एक साथ मिक्स्ड होता है, उस रीजन में बहुत ज़्यादा फिश मिलता है, और ये फिशरमैन के लिए बहुत आइडियल हो जाता है फिश कैच करना।
इस टाइप का और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन में प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।